एक खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं, जिसमें पहले बात होगी हाथरस की। आज सीबीआई नहीं जाएगी गांव, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आज सीबीआई के गांव जाने की आशंका जाहिर की जा रही थी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 18 आपको बता रहा है कि आज सीबीआई नहीं जाएगी गांव। पीड़ित परिवार की गांव नहीं जाने वाली है आज सीबीआई। सीबीआई कर रही है इस पूरे मामले की जांच। हाथरस कांड को सीबीआई देख रही है। आज घटनास्थल जाने वाली थी सीबीआई की टीम। सीएफएसएल टीम भी नहीं जाने वाली है आज गांव। तो ऐसी खबरें आ रही थी सुबह कि गांव जा सकती है, पीड़ित परिवार के गांव जा सकती है सीबीआई की टीम। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जानकारी के साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। शंकर आनंद, क्या वजह है सीबीआई की जो टीम है नहीं जा रही है गांव पीड़ित परिवार के? देखिए कंचन, आज जिस तरह से बताना है, कयास लगाया जा रहा था कि आज सीबीआई की टीम और खास तौर पर उसकी जो फॉरेंसिक तफ्तीश करने वाली जो टीम है आज जा सकती है, लेकिन आज जो है पीड़ित पक्ष के लोग हैं, आज उनकी आज सुनवाई है कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लखनऊ में। आज लखनऊ बेंच में आज उनकी सुनवाई होनी है और तमाम जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनको वहां पे आज पहुंचना है। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए शंकर आनंद, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद लखनऊ हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो जाएगी, लेकिन शाम तक सीबीआई के जाने के कयास लगाए जा रहे थे। तो आज पूरे दिन ही सीबीआई का नहीं जाने का कार्यक्रम है पीड़ित परिवार के गांव में? निश्चित तौर पे आज सीबीआई की टीम उस गांव में नहीं जाएगी और कल जो है उस गांव में जाने की संभावना है। और जिस तरह से सीबीआई के अगर सूत्रों की अगर बात करें तो इस मामले में सीबीआई के सूत्रों ने आज स्पष्ट तौर पे बताया है कि आज गांव में जाने की कोई भी संभावना नहीं है। और इस मामले में जो तफ्तीश चल रही है, जो अभी तक एविडेंस इकट्ठा किया गया है और जो एसआईटी के द्वारा जो दस्तावेज दिए गए हैं उसको खंगालने का काम चल रहा है। और इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो आज की सुनवाई होगी उस पर भी सीबीआई की टीम जो है नजर बनाए हुए है कि किस तरह से वहां पे बयान दिए जाते हैं और जो पीड़िता पक्ष का जो बयान है उसको सुनना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आज जो सीबीआई की टीम है, जो अभी एक टीम हालांकि हाथरस में भी पहुंची हुई है और जो कल ही पहुंची थी, वो टीम आज बकायदा उन तमाम ठीक है, बड़ी जानकारी दे रहे थे मेरे सहयोगी शंकर आनंद। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, क्योंकि पीड़ित परिवार आज लखनऊ हाईकोर्ट पहुंच रहा है और इसी वजह से आज सीबीआई ने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया है पीड़ित परिवार के गांव जाने का। अब आपको बताएंगे हाथरस मामले में पीड़ित परिवार आज लखनऊ पहुंच रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच में पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना भी हो चुका है, साथ में उनके सीओ और मजिस्ट्रेट भी हैं। आपको यहां बताएं कि पीड़ित के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के अधिकार के तहत ही आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होने वाली है। दूसरी तरफ हाथरस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। तो दो अहम सुनवाई आज, एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में सुनवाई होने वाली है लड़की के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए। कोर्ट में सुनवाई, क्योंकि इस पूरे मामले में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने वाली है। ऋषभ मणि और जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ मौजूद है। सीधे रुक करते हैं ऋषभ मणि की तरफ। ऋषभ मणि, आज का दिन बहुत अहम है। एक जानकारी कि पीड़ित परिवार जो अब से कुछ ही देर पहले रवाना हुआ है लखनऊ के लिए, क्या वो पहुंचने वाला है? क्योंकि आज लखनऊ की स्पेशल बेंच जो है वो सुनवाई करने वाली है हाई कोर्ट में, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। कंचन, देखिए अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 1 घंटे के अंदर पीड़ित परिवार पहुंच सकता है लखनऊ में। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच जो है वहां पर 2 बजे के बाद इस जो याचिका थी जिसको स्वतः संज्ञान लिया था खुद हाई कोर्ट ने, उसकी सुनवाई लगी हुई है। अभी तक की जो इंतजाम है उसके मुताबिक पीड़ित परिवार को ये विभूति खंड इलाके में उत्तराखंड भवन है, जो स्टेट गेस्ट हाउस है उत्तराखंड का, यहाँ पर रुकवाया जाएगा। वो पहले परिवार यहाँ पर आएगा, उत्तराखंड भवन में कुछ देर के लिए रुकेगा और यहीं से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हाई कोर्ट है, लिहाजा यहाँ से निकलेंगे वो। इस वक्त यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पुलिस भी मौजूद है, यहाँ विभूति खंड के जो पुलिस है वो मौजूद है और जिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसको बिल्कुल सख्त सुरक्षा घेरे में राज्य अतिथि गृह है जो उत्तराखंड का, उसको कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस एक बार पहले भी चेकिंग करके जा चुकी है। जो भी आने जाने वाला है वो जब अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर ले रहा है तभी उसको आज इस स्टेट गेस्ट हाउस में एंट्री मिलेगी। माना यही जा रहा है परिवार पहले यहाँ आएगा, कुछ देर के लिए रुकेगा, इसके बाद यहीं से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हाई कोर्ट है, फिर वो हाई कोर्ट के लिए प्रस्थान करेगा। हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर को जब सुओ मोटो लिया था इस मामले में तभी साफ कर दिया था कि किसी भी मृत व्यक्ति का गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार होना चाहिए, ये उसका अधिकार है। और इसी
टाइटल के तहत आज इस मामले की लिस्टिंग की गई है। ये सवाल ज़रूर उठाया जाएगा कि आखिरकार पीड़िता का अंतिम संस्कार उसके परिवार को बताए बगैर क्यों किया गया, क्या वहाँ पर पीड़ित परिवार के लोग मौजूद थे और क्या जो विधि विधान होता है उसके तहत उसका अंतिम संस्कार किया गया। बिल्कुल, शुक्रिया आपका ऋषभ मणि जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आज बहुत ही अहम सुनवाई होने वाली है। लौटेंगे आपके पास और जानकारी के लिए। अगली खबर है झांसी से। झांसी में पॉलिटेक्निक की छात्रा के साथ हुई हैवानियत के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश में अब भी पुलिस दबिश दिए हुए है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाकर आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। कॉलेज में आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। छात्रों की काउंसलिंग भी की जाएगी। तो 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। झांसी में पॉलिटेक्निक की छात्रा के साथ जो हैवानियत हुई है, इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी, ये आरोपी हैं। और अभी भी एक ऐसा शख्स है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसके लिए लगातार दबिश दिए हुए है पुलिस। 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है हालांकि, और पुलिस ये भी दावा कर रही है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलवाएगी। हुए हैं जो प्रकाश में और लोग आए हैं, उनको पकड़ने हैं तो हमारे 12 टीम्स फील्ड में काम कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके इनको सजा दिलाने की पूरी प्रयास रहेगी। पॉलिटेक्निक में जो हमारे बॉयज़ हॉस्टल है और पॉलिटेक्निक की जो मेन एरिया है, उन लोगों के लिए तो एक काउंसलिंग सेशन तो दिया जाएगा। और वहाँ पे जो भी है ट्रेसपासर्स का एक नियम अधिनियम जो भी पहले से जो बनी है, उसको 100% अनुपालन करने की व्यवस्था भी हम लोग सुनिश्चित करें। मेरे सहयोगी अश्विनी मिश्रा और जानकारी के साथ इस खबर पर लाइव मौजूद हैं। अश्विनी, 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन एक अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसके बारे में कोई जानकारी लग पाई है? देखिए, जो अपडेट नया सामने आया है उसमें जो 8वां आरोपी था वो भी इसको देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी समेत जो 8 आरोपी थे वो सभी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। सबसे पहले हम आपको वो जगह दिखाना चाहते हैं कि जहां पर कल छात्रा के साथ दोपहर के 12 बजे रविवार को रेप जैसी घटना हुई थी। ये पॉलिटेक्निक परिसर है, ये आप देख लीजिए, ये परिसर है जहां पर कल छात्रा अपने साथी से मिलने आई थी। कितना सुनसान जगह है, कितना सुनसान इलाका है। इसी जगह पर छात्रा अपने साथी से बात कर रही थी, तभी इसी पॉलिटेक्निक परिसर के कुछ छात्र आते हैं और उस महिला लड़की का अश्लील वीडियो बनाते हैं। इसके बाद उसको ब्लैकमेल करते हुए खींच ले जाते हैं। एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि जो छात्रा थी उसको जो लड़के वार्डन के कमरे के अंदर खींच ले जाते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर वार्डन का कमरा जब रविवार था, कल छुट्टी थी, तो आखिर वो चाबी कैसे उनके हाथ लग गई, छात्रों के हाथ, ये बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं जितनी लापरवाही यहाँ पर पुलिस की देखने को मिल रही है, उससे ज़्यादा लापरवाही प्रशासन की देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कैंपस है, यहाँ पे लोगों का आना लगा रहता है और यहाँ पे लगातार गुंडाई होती चली जाती है। लेकिन अश्विनी, अब पुलिस दावा कर रही है और अपनी लापरवाही को सुधारने की बात कर रही है कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चलाया जाएगा। और जो आप बता रहे हैं कि 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। बिल्कुल, अब 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। ऐसे में यहाँ से पुलिस की जो ड्यूटी है काफ़ी चुस्त हो जाती है कि जितनी जल्दी अगर सजा होगी इन सभी आरोपियों को, तो कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा कि ये जो घटना हुई है उसको लेकर कड़ी सजा मिली है। तो फिलहाल जो छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में पुलिस कब जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। इसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होती है। तो कहीं ना कहीं मामला बेहद पेचीदा है। जिस तरीके छात्रा के साथ रेप हुआ है और जिस तरीके पुलिस ने कार्रवाई करी है, 24 घंटे के अंदर सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी राहत की बात दिखाई दे रही है। एक अहम बात आपको ओके अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मुकदमा चलेगा। बढ़ते हैं आगे बुलंदशहर से खबर, जहां पर 16 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक पोल्ट्री फैक्ट्री में उसके सहकर्मी ने उसको बेहोश करके इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की मां ने तो युवक उसे नशीला पदार्थ खिलाकर पिछले 4 महीने से उसका यौन शोषण कर रहा था। साथ ही शिकायत करने या परिजनों को बताने पर पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी भी देता रहा। पीड़िता की मां की तहरीर पर अब पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित लड़की को मेडिकल जांच के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा गया। में अभियोग दर्ज कराया गया। प्राप्त जानकारी जो हुई उसके अनुसार 8 तारीख को 3 दिन पहले आरोप यह है कि एक पोल्ट्री में काम करने वाली लड़की, उसी के सहकर्मी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिलाने के बाद उसके साथ बलात्कार की घटना की,
2 दिनों तक परिवारीजन आपस में समझौते जैसा काम करते रहे। जैसे ही पुलिस को इस प्रकरण की जानकारी हुई, तत्काल वादी से संपर्क कर अभियोग पंजीकृत कराया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अब आपको यहां बताएं कि योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। यही वजह है कि इस दिशा में लगातार योगी सरकार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में देर रात राजधानी लखनऊ में एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सीएम सामने महिला सुरक्षा को लेकर प्रेजेंटेशन दी गई और इस बैठक में सीएम योगी ने कहा कि महिला अपराध की जड़ पर ही प्रहार करने की जरूरत है। उन्होंने अफसरों को महिला सुरक्षा को लेकर निर्देश भी दिए हैं और इसके तहत नवरात्र से लेकर लगातार अभियान चलाया जाए, इसका भी नहीं इस बताया गया इसके बारे में। और इतना ही नहीं, सीएम ने महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 को और ज्यादा प्रभावी बनाने और महिला सुरक्षा को लेकर आम लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। खबर गोंडा से, जहां पर पुजारी के हमले के मामले में पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए इटियाथोक के एसएचओ संदीप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। संजय दुबे को इटियाथोक कोतवाली की कमान सौंपी गई है। संदीप सिंह का जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसके वायरल होने के बाद ही और न्यूज 18 की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है लाइन हाजिर करने की। आपको बताएं कि मंदिर के पुजारी को दबंगों ने गोली मारकर घायल कर दिया था, जबकि महंत ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। इस पर आपको यह भी बताएं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गोंडा में पुजारी के हमले को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, साधु संतों की सुरक्षा की मांग की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि गोंडा में पुजारी पर भू माफिया द्वारा जानलेवा हमला बेहद शर्मनाक है। संत की सरकार में अब संत भी सुरक्षित नहीं है। इससे खराब कानून व्यवस्था और क्या हो सकती है भला। यूपी सरकार को इस मामले में सही पहलुओं को गंभीरता से संज्ञान लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाने की उन्होंने मांग की। मायावती ने इस घटना को बहुत दुखद बताया और इस घटना से जुड़े हुए सभी भूमाफियाओं की संपत्ति भी जब्त की जाए मांग की। खबर बिजनौर से है, जहां पर जमीन विवाद में एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। कई राउंड फायरिंग होती है। फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है, जिसे नाजुक हालत में मेरठ अस्पताल रेफर किया गया। आरोपी फिलहाल फरार है। गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। आरोपी की तलाश जारी है। प्रॉपर्टी का विवाद वर्षों से चला रहा था। शुभम ने .22 के रिवाल्वर से हर्षित को 2 या 3 फायर आर्म इंजरी किया। घायल अवस्था में उसे पूजा हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टरों ने उसे रेफर किया मेरठ के लिए, हार्ट सेंटर के लिए। उसकी स्थिति डॉक्टरों द्वारा खतरे से बाहर सामान्य है। 307 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर बुलंदशहर से, जहां पर नरोरा अलीगढ़ हाईवे पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अचानक से ही एक हाई टेंशन लाइन जो है वो टूटकर एक स्कूटी पर गिर जाती है और स्कूटी को करंट अपनी चपेट में लेकर किस तरह से जलाता है वो आप इन तस्वीरों में देखेंगे। स्कूटी पल भर में ही जलकर खाक हो जाती है। गनीमत रही कि स्कूटी सवार 2 युवक समय रहते ही वहां से भाग निकले थे। अब बताया जाता है कि चंदौसी के रहने वाली अभिषेक वृंदावन जा रहे थे, तभी यह हादसा होता है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी 10 कदम की खबरें जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा, खबरों का शतक,
कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देश है लॉकडाउन, जनता है लॉकडाउन, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से जुड़ा हर मुद्दा उठाते रहेंगे। भैया जी हैं, पहचान गए आप? मैं सबके लिए क्लैप करता हूं। आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। भैया जी कहें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक, कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज़ स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो, उनकी खबर छानना। इसलिए देखता हूं न्यूज़ 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार, एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया पर। स्टूडियो से, सड़क से, राजस्थान के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए हमारो राजस्थान। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 10 का दम आप देख रहे हैं। खबर मथुरा से है, जहां पर श्री कृष्ण विराजमान आज कोर्ट में अपील करेंगे। श्री कृष्ण विराजमान करेंगे आज जिला जज कोर्ट में अपनी अपील। दोपहर के 2 बजे करीब होगी इस मामले की सुनवाई। जन्मभूमि परिसर से ईदगाह को हटाने की ये मांग है।
30 सितंबर को खारिज हो चुकी है याचिका। अब सिविल कोर्ट में खारिज हो चुकी है याचिका। और मेरे साथ मेरे सहयोगी नितिन मथुरा से सीधे जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं मथुरा की तरफ। नितिन, श्री कृष्ण विराजमान आज कोर्ट में अपील करने वाले हैं, क्या सुनवाई होगी आज? जी, जिस तरीके से देखिए हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो सिविल जज की अदालत थी उसने जो कुछ आधार थे जिनके आधार पर इस जो इन्होंने श्री कृष्ण विराजमान ने जो बात दायर किया था उसको खारिज किया था, उसमें प्रथम जो बात थी वो ये सामने निकल कर आई थी कि उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, अगर इस तरीके से बात दायर होगा तो एक समाज में कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। लिहाजा इस बात को यहाँ पर जो स्टैंड नहीं किया जाता और बात खारिज किया जाता है। साथ ही अदालत ने 1967 में एक श्री कृष्ण। नितिन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। दोपहर के 2 बजे होगी इस मामले पर सुनवाई आज। लीबिया में अगवा हुए 7 भारतीयों की बात करेंगे जिन्हें रिहा अभी लीबिया के ब्रेगा शहर में हैं। ये लोग 7 भारतीय 14 सितंबर को त्रिपोली जाते वक्त हुए थे ये अगवा। यूपी, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश के हैं ये लोग। लीबिया में नौकरी कर रहे थे सभी भारतीय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लीबिया में अगवा हुए हैं 7 भारतीय रिहा हो गए हैं। लीबिया के ब्रेगा शहर में अभी हैं ये, और 14 सितंबर को त्रिपोली जाते वक्त ये अगवा हुए थे। इनमें से सभी लोग जो ये हैं ये यूपी, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। नौकरी के लिए लीबिया में गए थे। शैलेंद्र और जानकारी के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट? 7 भारतीय रिहा हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल कंचन, ये राहत की बात है कि करीब 1 महीना पहले 14 सितंबर को ये 7 भारतीय भारत लौटने के लिए त्रिपोली एयरपोर्ट जा रहे थे जब उनको अगवा किया गया था रास्ते में। लेकिन अब उनकी रिहाई हो चुकी है और जो ट्यूनीशिया में हमारा दूतावास है उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ये 7 भारतीय अब रिहा हो चुके हैं और फिलहाल। जी, शुक्रिया आपका शैलेंद्र वांगू जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के उस बार देखिए खबरें उत्तराखंड से।